इससे पिछली वीडियो तक हमने जो है ना रिडक्स टूलकिट को सेटअप कर लिया था, हमने स्टोर सेटअप कर लिया था, यूजर स्लाइस हमने जो है वो बना लिए थे जिसमें हमने इनिशियल स्टेट टोकन और यूजर डाटा हमने लगा। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख के आए, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने सेटअप कैसे कैसे रिडक्स टूलकिट का। अगर आपको रिडक्स टूलकिट पहले से आती है, आपको पता सेटअप कैसे करते हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम आज की इस वीडियो का हमारा मकसद ये होगा कि हमने टोकन को सेट करवाना है हमारे रिडक्स टूलकिट में, और हमने डाटा को फैच करना है, यूजर डाटा को, और उसको हमने सेट करवाना है हमारे रिडक्स टूलकिट के स्टेट। तो फिलहाल हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले टोकन को सेट करवाते हैं। टोकन हमारे पास जो है मिलेगा हमें रजिस्टर करते वक्त, जब यूजर रजिस्टर होता है ना, तो हमें एक टोकन भी मिलता है रिस्पॉन्स में। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे सेट टोकन नाम की जो है एक स्टेट को कॉल कर देंगे। सेट टोकन, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करेंगे, उसके अंदर जो है वो टोकन पास कर देंगे, और टोकन में हम रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट टोकन पास करते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो टोकन सेव हो जाएगा, और टोकन जब लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा तो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ कि अगर टोकन लोकल स्टोरेज में टोकन है तो वहां से ले लो, अगर नहीं है तो फिर जो है वो तुम नल कर दो। ठीक हो गया। तो हमने जो है वो रजिस्टर करते हुए इसको टोकन स्टोरेज में टोकन सेव कर दिया। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, अगर लोकल स्टोरेज में टोकन नहीं सेव होता तो हम खुद से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? खुद से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं कौन डिस्पैच फंक्शन इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज डिस्पैच नाम का एक फंक्शन होता है, डिस्पैच। ये रिडक्स टूलकिट में जो है हमें एक मिलता है यूज डिस्पैच नाम का। मैंने आपको बताया था ना कि हम पेलोड भेज सकते हैं। पेलोड, हमारा टोकन के अंदर पेलोड भेज सकते हैं। पेलोड क्या जाएगा, पेलोड ऐसे नहीं जाता होता। पेलोड जाने के लिए हमें जो है एक डिस्पैच फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे सेट टोकन को एज आ जो है वो चिल्ड्रन लेगा, और उसके अंदर जो है हम पास कर देंगे पेलोड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट टोकन को इंपोर्ट करेंगे। सेट टोकन देख लो यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, ये देख लो यहाँ से हमारे स्लाइसिस में से इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे, रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क डाटा क्वेश्चन मार्क टोकन। ठीक है, और ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको हमें पास करना पड़ेगा डिस्पैच के अंदर। डिस्पैच कर लेंगे और डिस्पैच के अंदर हम इसको पास कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा सेट टोकन के अंदर, हमारे रिडक्स टूलकिट के अंदर बाय टोकन जो है वो स्टेट अपडेट हो जाएगी, उसके अंदर डाटा आ जाएगा। पहले तो लोकल स्टोरेज से आ जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर हमारा जो है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यही चीज़ हमने सेम टू सेम यही चीज़ हमने लॉगिन में भी करनी है। लॉगिन डॉट जेएसएक्स में जाके हमें यही चीज़ करनी है। हम क्या करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद इसको टोस्ट के बाद यहाँ पे लगा देंगे। पहले लगा देंगे, बल्कि टोस्ट बाद में लगाएंगे, पहले ये चीज़ लगाएंगे। ठीक है, और इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे यहाँ से। कैसे इंपोर्ट कर लेंगे, इसको भी पहले लगाए तो क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है। हमने इंपोर्ट करना है डिस्पैच फंक्शन को, डिस्पैच डिस्पैच फंक्शन को इंपोर्ट करना है, और किस किस चीज़ को इंपोर्ट करना है हमने। एक मिनट में यहाँ डिस्पैच फंक्शन लगा दिया डिस्पैच फंक्शन, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम डिस्पैच फंक्शन को यहाँ से। इसके अलावा हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, इसका नाम है सेट टोकन। सेट टोकन भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारा जो है वो रजिस्टर और यूजर और लॉगिन में जो टोकन मिल रहा था ना हमें, वो हमने सेव करवा लिया हमारी स्टेट के अंदर। अब टोकन हमारे पास आ चुके हैं। अब टोकन की बेस पर हम जो है यूजर को गेट करवा सकते हैं। यूजर को गेट करवाने के लिए हमें टोकन पास करना पड़ता है ना ऑथराइजेशन में। मिडलवेयर को टोकन तो चाहिए, तो टोकन हमें पास कर देंगे। कैसे पास करेंगे, हमने अब क्या करना है, हमने अब यूजर डाटा को फैच करना है। फैच करने के लिए हम अलग से एक फोल्डर बना लेंगे। हम जो है ना एक फोल्डर बना लेंगे यहाँ पे एसआरसी के अंदर। इस फोल्डर का नाम होगा हुक्स। हुक्स नाम का फोल्डर होगा जिसमें हम कस्टम हुक्स लगाएंगे। आपको पता होगा रिएक्ट में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है हुक्स नाम का। हुक्स में कस्टम हुक हम बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, कस्टम हुक बनाएंगे, और कस्टम हुक क्या करेगा, हमारे डाटा को फैच करवाएगा, यूजर डाटा। अब इस कस्टम हुक को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से यूज फैच यूजर डाटा डॉट जेएसएक्स बना लेंगे हम, और बनाने के बाद RAFCE करेंगे। आपको पता होगा हुक के अंदर जो है हम रिटर्न नहीं करते कुछ, हम यहाँ पे कोई जेएसएक्स रिटर्न नहीं करते। हम यहाँ पे कोर जो है वो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखते हैं। अगर हम इसको जेएसएक्स ना भी बनाए, सिर्फ जेएस लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रिएक्ट भी इंपोर्ट यहाँ से इन्वोक कर देते हैं। फिलहाल हमारा कुछ ऐसा दिखे। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, देखो यहाँ पे हमने जो है ना यूजर डाटा को फैच करना है। फैच करने के लिए हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। एपीआई कॉल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत होगी।
जैसे कि इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, जैसे कि हमें कॉन्स्ट सर्वर यूआरएल लेना पड़ेगा कहाँ से, import.meta.env सर्वर यूआरएल से। और इसके अलावा हमें इसके अंदर जो है ना, इस कंपोनेंट के अंदर हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जो क्या करेगा, बार बार बैकग्राउंड के अंदर जो है इस चीज़ को रन करवा देगा। लेकिन हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, हम यूज इफेक्ट का यूज़ नहीं करने वाले। क्यों यूज़ नहीं करने वाले आपको समझ आएगी थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे एक और अलग तरीके का हुक यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है यूज कॉल बैक। यूज कॉलबैक क्या करता है, ये आपको जो है वो यूज इफेक्ट की तरह ही शक्तियाँ देता है, ये यूज इफेक्ट की तरह ही पावर्स देता है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पावर देता है। वो एक्स्ट्रा पावर्स क्या है अब हम देखेंगे टाइम टू टाइम। फिलहाल हम जो है अपना कोड लिखने की तरफ जाए, ठीक है। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा ना चीज़ें, तो आपको समझ आएगी कि मैं क्यों यूज कॉलबैक का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉस्ट फेच यूज़र डाटा इज इक्वल टू, इसके अंदर जो है हम यूज कॉलबैक इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो है एक एसिंक फंक्शन पास कर देंगे, एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्राई कैच लगा देंगे। ट्राई कैच में अगर कोई हमें एरर आता है तो फिर एरर जो है वो हैंडल हो जाएगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। और एरर कहाँ पे आया है, एरर आया है हमारा फैच यूजर डाटा में, तो हमारा एरर भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा हमें ट्राई कैच में हमें क्या करना है, कॉस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करना है, एक्सियोस डॉट गेट करना है। गेट करने के बाद यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, डॉलर के बाद सर्वर यूआरएल लगाएंगे, स्लैश एपीआई लगाएंगे, स्लैश यूज़र लगाएंगे, स्लैश करंट लगाएंगे। करंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सर्वर में जो राउट्स है ना, यूज़र के राउट्स, उसमें देखोगे तो आपको करंट मिलेगा, करंट यूज़र गेट करने के लिए स्लैश करंट, ठीक है। तो इसी राउट्स को देख के हमें चलना पड़ता है, हमें कोई अपनी तरफ से राउट नहीं देना पड़ता। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ डाटा पास करना पड़ेगा, जैसे कि हेडर्स में टोकन पास करने पड़ेंगे, हेडर्स में टोकन पास करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट का अंदर एक की लेंगे, की का नाम होगा हेडर्स, और हेडर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और उस सब्जेक्ट के अंदर जो है हम एक की लेंगे, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन की एक वैल्यू पास करेंगे जिसमें होगा बियरर और टोकन। टोकन कहाँ से आएगा, हमारा टोकन आएगा लोकल स्टोरेज से जो कि हमने ले लिया। टोकन हमारा रिडक्स टूलकिट से भी आ सकता है, तो हम रिडक्स टूलकिट से भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लोकल स्टोरेज से भी ले सकते हैं और रिडक्स टूलकिट से भी ले सकते हैं। अगर हम लेना चाहें रिडक्स टूलकिट से तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टोकन इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, यूज सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं, यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। यूज सेलेक्टर यूज करने के बाद यहाँ पे हम जो है कुछ ऐसा लॉजिक लिख सकते हैं कि हमें टोकन चाहिए, कहाँ से टोकन चाहिए, हमें स्टेट डॉट यूजर से टोकन चाहिए। यूजर कहाँ कहाँ से आएगा, यूजर हमें मिलेगा यहाँ से, स्टोर है ना, स्टोर, ये देखो जब हमने स्टोर बनाया था रिडक्स टूलकिट में, यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसर था और रिड्यूसर में यूजर स्लाइस ऐसे पास नहीं करते। रिड्यूसर में जो है हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम यूजर पास करेंगे, यूजर में हम यूजर स्लाइस पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, यूजर स्लाइस यार, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये यूजर जो है एक प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइल यूजर में और यहाँ पे स्टेट डॉट यूजर डॉट टोकन पास निकाल देंगे। स्टेट में जाएगा, सेट टोकन यूजर में जाएगा। यूजर कहाँ पे है, यूजर हमारा यहाँ पे है स्टोर में। और यूजर से यूजर स्लाइस में जाएगा, यूजर स्लाइस का टोकन लेगा, टोकन से हमें जो है वो टोकन निकाल के दे देगा ये, बस और कुछ भी नहीं है। यूज सेलेक्टर हमने इंपोर्ट कर लिया, वो कह रहे हैं कि कॉल बैक के अंदर यूज नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कट करेंगे और यहाँ पे निकाल। तो कुछ इस तरीके से हम टोकन ले लेंगे और टोकन को हम पास कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में टोकन पास कर देंगे, तो टोकन हमारे पास आ जाएगा। फिलहाल हमारा जो है वो एपीआई जो है सक्सेसफुली हो जाएगी। अब इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम निकाल लेंगे। रिस्पॉन्स निकालने के लिए हम इफ के कंडीशन लगाएंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस है, इफ रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क डाटा और डॉट सक्सेस है अगर, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो है ना, क्या नाम है उसका, हमारे स्लाइस के अंदर जो हमारा सेट यूजर डाटा था, इस स्टेट के अंदर हम जो है वो डाटा को सेव करवा देंगे। तो सेव करवाने के लिए हमें पता है, हमें कॉस्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच का यूज़ करना पड़ता है। इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम। इंपोर्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे जाके डिस्पैच का यूज़ करेंगे। डिस्पैच यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम सेट यूज़र डाटा का यूज़ करेंगे। सेट यूज़र डाटा हम इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, हमारे जो स्लाइस था ना उससे इंपोर्ट कर लेंगे।
और यहाँ पे हम जो है स्टेट डॉट यूज़र डॉट डाटा जो यूज़र जो है हमें मिलेगा डाटा रिस्पॉन्स में, तो हम क्या करेंगे उसको पास कर देंगे हमारे सेट यूज़र डाटा के अंदर। अब क्या होगा इससे, हमारे जो यूज़र डाटा जो है उसके अंदर स्टेट के अंदर हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। जो डाटा अपडेट हो जाएगा तो हम इस डाटा को कहीं भी किसी भी कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा टोकन वैलिड था और टोकन वैलिड है तो हम ऑथेंटिकेशन भी कम्प्लीटली कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को हमने बना तो लिया, इसको कॉल नहीं किया आपने। यूज़ कॉल बैक हमने बना तो लिया, लेकिन इसका एक और प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम यूज़ फाइड यूज़ करते हैं ना, यूज़ फाइड यूज़ करने के बाद हम एक और चीज़ करते हैं, उसके बाद हमें डिपेंडेंसी देनी पड़ती है। वैसे ही हमें यूज़ कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी हमें एक डिपेंडेंसी देनी पड़ती है। ये एक हुक है, इसके अंदर हमें डिपेंडेंसी देनी पड़ती है। डिपेंडेंसी हम दे देते हैं यहाँ पे सर्वर यूआरएल, इसके अलावा टोकन, इसके अलावा डिस्पैच। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम जो है वो डिपेंडेंसी पास करते हैं। इससे पहले अगर आपने कहीं पर भी यूज इफेक्ट की मदद से कस्टम हुक बनाया है तो आप करते क्या होंगे, आपने बस इस फंक्शन को बना दिया और इस फंक्शन का आपने यहाँ पे फेच यूजर डाटा को कॉल कर दिया, बस इतना सा काम होता है आपका। लेकिन हम यहाँ पे यूज कॉल बैक यूज कर रहे हैं, यूज कॉल बैक में यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते ऐसे। हम यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे फेच यूजर डाटा को, फेच यूजर डाटा को। अब इस फंक्शन को रिटर्न करने से होगा ये, हम जब भी इस हुक को कॉल करेंगे ना, हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं उसकी पूरी की पूरी वैल्यू। अब पूरी की पूरी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे तो हम कहीं भी किसी भी वक्त इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमने एक यूज इफेक्ट बनाया, एक कस्टम हुक बनाया जिसमें हमने यूज इफेक्ट लगाया। ठीक है, वो क्या करता था, बैकग्राउंड में इस एपीआई को कॉल करता था। अगर टोकन होता था तो फिर क्या करता था, यूजर को फैच करता था और यूजर को फैच करने के बाद हमें रिस्पॉन्स सेंड करता था। अगर एरर आता था तो हमें क्या करता था कि ऑथेंटिकेशन फेल करता था, अगर एरर नहीं आता था तो ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेस करता था। ठीक है, हम एक ही पेज के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते थे, जैसे कि लॉगिन के अंदर जाए ऐप के अंदर, और उसका हम बार बार यूज़ कर नहीं सकते थे। कैसे मतलब, अब यूज़र ने लॉगिन किया, उसने ईमेल पास किया, नेम पासवर्ड पास किया, लॉगिन करने के बाद जो है उसका जो फंक्शन है फैच यूज़र डाटा, वो तो पहले से कॉल हो गया। कैसे कॉल हो गया, हमने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर फैच यूज़र डाटा हमने पहले से कॉल कर दिया। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ आपके, अगर आपने यूज़ इफेक्ट अगर यूज़ किया होता यूज़ कॉल बैक के बजाय। ठीक है, जो पहले लोग करते थे ना, वो क्या करते थे, यूज़ इफेक्ट यूज़ करते थे। उसमें उसमें करते ये थे कि आप जो है ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके इस फंक्शन को जो है इसको कॉल करते थे, यूज़ फैच यूज़र डाटा को, और डाटा कॉल करने के बाद ये क्या करता था, साइड इफेक्ट में आपका यूज़ इफेक्ट चलाता था। और जब यूज़र लॉगिन करे, ईमेल पासवर्ड डाले, तो फिर जो है वो इस फंक्शन को दोबारा से कॉल नहीं करता था। मतलब एक यूज़र आया, उसने लॉगिन किया, अब दोबारा से उसने लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन किया, अब उसका डाटा जो है वो अपडेट हो चुका है, लेकिन जब तक वो पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा तब तक इस हुक का यूज़ इफेक्ट जो है वो कॉल नहीं होगा। तो हमें लिमिटेशंस रहती थी, हम जो है वो ये नहीं कर पाते थे कि कब यूज़र, जब यूज़र कोई खास फंक्शन परफॉर्म करे ना, खास इवेंट परफॉर्म करे, तो दोबारा से इस फंक्शन को रन करवा दो, री रन करवा दो। वैसे नहीं होता था, वैसा करवाने के लिए मुझे है पेज को रिफ्रेश करवाना पड़ता था, क्योंकि यूज़ इफेक्ट था। यूज़ इफेक्ट जब एक ही बार कॉल होती है या फिर कोई ऐसा काम हो कि कोई चीज़ में चेंजेस हो, डिपेंडेंसी जो हमने पास किया उसमें चेंजेस हो, तो फिर जो है इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया जाता है। लेकिन हमने जब लॉगिन करना है, जब हमने रजिस्टर करना है, तो यूज़र नया नया आ रहा है तो हमें बार बार जो है इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है, ताकि चेक करा जाए कि जो उसका टोकन आया है नया, क्या वो वैलिड है या नहीं। तो इसी चीज़ को हमने करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही था इस काम को करवाने का कि हम अगेन एंड अगेन फैच कर पाएँ डाटा को और चेक कर पाएँ कि टोकन वैलिड है या नहीं। इस तरीके से नहीं कि हमने जो है वो एक ही बार जो है वो एक यूज साइट बना लिया और बस इसको हुक को कॉल कर दिया। अब यूज़र जो मर्जी लॉगिन कर रहा है, जो मर्जी लॉग आउट कर रहा है, जो मर्जी रजिस्टर कर रहा है, बस एक ही बार कॉल आना हो गया। और जब यूज़र रिफ्रेश करेगा तब दोबारा से कॉल होगा। तो उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। मुझे भी थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई होगी कि ये कैसे काम है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट जब आपके सामने आता है ना, किसी भी पर्सन के सामने, तो उसको समझ नहीं आती। मैंने आपको जो लॉजिक लिखवाया है, आप इसको लॉजिक लिख लीजिएगा। सिंपल है, जैसे आप पहले करते हैं किसी भी यूज़र को कॉल करने के लिए, किसी भी हुक को बनाने के लिए, वैसे आपने हुक कॉल बनाना है। कोई मुश्किल बात नहीं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना और एंड में तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये यूज़ कॉल बैक क्यों यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ इफ हेड के बजाय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा जो है ये फंक्शन बन चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने जाना है यहाँ पे
क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पे इस ऐप डॉट जेएसएक्स से नहीं जाना, हमने जाना है यहाँ पे लैंडिंग पेज पे। जब कोई यूजर लैंडिंग पेज पे आएगा ना, तो हम एक यूज इफेक्ट चलाएंगे, कॉस्ट यूजर डाटा इज कॉस्ट फैच यूजर डाटा इज इक्वल टू यूज फैच यूजर डाटा। डाटा, हाँ ठीक है। हमारा जो कंपोनेंट था ना, हमारा जो हुक था, उसको हमने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। पहले हम क्या करते थे, पहले आपको बताया था ना मैंने, पहले हम जो है इस हुक को वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों स्टोर नहीं कर सकते? क्योंकि हमने यूज इफेक्ट को यूज किया है। लेकिन हमने यहाँ पे यूज कॉल बैक का यूज किया, और यूज कॉल बैक यूज करने के बाद हमने इसको रिटर्न किया है। किसी चीज को रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने के बाद उसकी जो वैल्यू है उसको हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब इस यूजर डाटा की जो वैल्यू है ना, वो सारी की सारी इसके अंदर आ चुकी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यूज इफेक्ट लगा सकते हैं, और यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि फेच यूजर डाटा। अब एक ये फंक्शन बन चुका है, अब ये एक वेरिएबल नहीं बन रहा, अब ये एक फंक्शन बन चुका है, इसलिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन की तरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अब ये एक वेरिएबल था, लेकिन ये अब इसके अंदर एक फंक्शन आ रहा, तो इस फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा। कौन सा फंक्शन आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा ये वाला फंक्शन, फेच यूजर डाटा वाला फंक्शन। वो हम इसको पूरा का पूरा रिटर्न कर रहे हैं, हम वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, हम पूरा पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। तो पूरा पूरा फंक्शन जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसका वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा। फिर हम यूज फैट के अंदर उसको कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे। अब इसके अंदर हम एक डिपेंडेंसी लगा सकते हैं कि डिपेंडेंसी कौन सी, कि जब फेच यूजर डाटा हमारे पास वेरिएबल हो तब इसको कॉल कर दो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा ये कि जब कोई यूजर लैंडिंग पेज पे आएगा, रिफ्रेश करेगा, लैंडिंग पेज पे आएगा, तो क्या होगा, यूजर डाटा जो है वो फैच हो जाएगा। अभी तो फैच नहीं होगा। क्यों नहीं फैच होगा? यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, एक्सटेंशन का नाम है रिडक्स टूलकिट। एक मिनट, नाम याद नहीं अच्छे तरीके से मुझे। रिडक्स टूलकिट एक्सटेंशन, आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा रिडक्स टूलकिट एक्सटेंशन नाम से। ठीक है, ये मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी इसको यूज़ किया था, इस प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, ये रिडक्स डेव टूल्स नाम की जो है एक्सटेंशन है, रिडक्स डेव टूल नाम, इसका आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये क्या करता है, अगर आपके किसी भी वेबसाइट में रिडक्स टूलकिट यूज हुई है तो आपको दिखा देगा यहाँ पे कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है, कौन कौन सी स्टेट जो है यहाँ पे बनाई हुई है। मैंने कौन कौन सी स्टेट बनाई, मैंने एक स्लाइस बनाया यूजर स्लाइस, और यूजर स्लाइस में दो स्टेट बनाई हुई, एक टोकन नाम की और एक बनाई यूजर रेट। अभी टोकन हमारे पास आ रहा है, लेकिन टोकन हम यूज नहीं कर पा रहे। क्यों यूज नहीं कर पा रहे? यूजर डाटा हमारे पास नल आ रहा है, टोकन तो हमारे पास आ रहा है। अगर हम ये करें कि हम यूजर को इस टोकन को नल कर दें, नल कैसे होगा? हम जहाँ पे जाएं और एप्लीकेशन में जाएं, एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे लोकल स्टोरेज में जाएं, लोकेशन टोकन में जाएं, टोकन को रिमूव कर दें यहाँ से, और रिमूव करने के बाद रिफ्रेश कर दें, टोकन हमारा जो है यहाँ पे नल हो जाएगा। अभी देखो टोकन भी नल है, यूजर डाटा भी नल है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, हम यहाँ पे यूजर को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ईमेल एंटर करेंगे, ईमेल हम एंटर करते हैं ये वाली। यूजर को लॉगिन करने से पहले हम करेंगे, यूजर को रजिस्टर करवाएंगे यार। रजिस्टर करवाने के लिए हम लिखेंगे अबू बकर अफजल लीड्स कोड 777@gmail.com, नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम एंटर करेंगे अबू बकर अफजल 0101 पासवर्ड हम एंटर कर देंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, आपको नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि आप लॉगिन कर लेंगे फिर मेरा पासवर्ड, तो क्योंकि मेरी ये असल ईमेल है ना इसलिए। लर्नर कर देंगे, उसको रजिस्टर कर देंगे। जब यूज़र रजिस्टर हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद जो है यहाँ पे देखोगे तो टोकन जो है हमारा फिल हो चुका है। देखो टोकन हमारे पास आ चुका है। टोकन हमारे पास जब आ चुका है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास यूज़र डाटा जो है वो आ जाना चाहिए। अब देखोगे तो यहाँ पे यूज़र डाटा हमारे पास आ चुका है। कौन सा यूज़र डाटा आ चुका है? देखो, जो मैंने यूज़र लॉगिन किया है ना, वो बकर नाम की आईडी वाला, वो डाटा मेरे पास आ चुका है। ठीक हो गया, तो मतलब हमारा टोकन वैलिड था, यूज़र जो है वो लॉगिन हो रहा है, यूज़र डाटा भी हमारे पास आ रहा है। अगर मैं इसको कट करके दोबारा से आऊँ तो मेरे पास यूज़र डाटा दोबारा से आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखो, दोबारा से यूज़र डाटा वो आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हुक था वो भी सक्सेसफुली काम कर रहा है, हमारा टोकन जो है वो भी सक्सेसफुली काम कर रहा है, सब कुछ सक्सेसफुली काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
हमने अब करना यह है कि हमने कुछ कंडीशंस लगानी है। कंडीशंस कौन सी लगानी है कि अगर हमारा यूज़र डाटा है तो फिर यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन मतलब ना दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ डैशबोर्ड और लॉग आउट। अगर यूज़र डाटा नहीं है तो फिर यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दिखाओ। तो यहाँ पे करते हैं कुछ लॉजिक लगाते हैं। हम जाते हैं नैब बार के अंदर। नैब बार कहाँ पे है हमारा कंपोनेंट में नैब बार होगा। नैब बार में जाने के बाद यहाँ पे इसको कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ से हम करते हैं कॉस्ट और यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यूज़र डाटा को इज इक्वल टू यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करेंगे हम, और यूज़ सेलेक्टर यूज़ करेंगे यार। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन पास करेंगे जिसमें हम स्टेट निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टेट डॉट यूज़र ले लेंगे। अब एक यूज़र जो है एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं यूज़र डाटा को। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एक यूज़र डाटा क्या है हमारा को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डिस्ट्रक्चर करने के इसको यूज़र डाटा को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। करने के बाद हमने अब करना यह है कि इस यूज़र डाटा को यूज़ करना है कहाँ पे, कॉपी करेंगे यहाँ पे पास कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल था यार। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये आ रहा है ना डैशबोर्ड, इसको कट करके एक और लेके आएंगे। यहाँ पे लेके आएंगे डैशबोर्ड नहीं लेके आएंगे, यहाँ पे एक बटन लेके आएंगे यार, बटन। इसको कट कर देंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड की बजाय लॉग आउट लिख देंगे। ठीक है, अब देखोगे आप तो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट लॉग आउट में, एक मिनट यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट नहीं करता, चलो इंस्पेक्ट ही कर लेता हूँ। एप्लीकेशन में जा रहा हूँ, एप्लीकेशन में टोकन रिमूव किया मैंने, रिफ्रेश किया मैंने। अब रिफ्रेश किया, टोकन हमारे पास है ही नहीं। जब टोकन नहीं है तो यूज़र डाटा हमारे पास आएगा नहीं। यूज़र डाटा नहीं आएगा हमारे पास तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, लॉगिन कर लो या रजिस्टर कर लो। हम क्या करते हैं, हम करते हैं लॉगिन। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ईमेल एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यूज़र हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद जाएंगे हम दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, डैशबोर्ड और लॉग आउट। अब हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर नहीं आ रहा, हमारे पास डैशबोर्ड लॉग आउट आ रहा है। अब हम एक और फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर लेते हैं जिसका नाम है लॉग आउट। लॉग आउट करना चाहें हम लॉग आउट कर सकते हैं। कैसे लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करना सिंपल है यार। हमें यहाँ पे एक कॉस्ट हैंडल लॉग आउट बनाना पड़ेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे और फंक्शन बना लेंगे, वेरिएबल कह रहा हूँ, फंक्शन बना लेंगे। ये क्या करेगा, ये हमारे टोकन जो है ना लोकल स्टोरेज को रिमूव कर देगा। इसके अलावा जो सेट टोकन हमें मिल रहा है ना, सेट टोकन, इसको भी हम जो है वो नल कर देंगे। ठीक है, लेकिन सेट टोकन ऐसा तो नल होगा नहीं, आपको पता ही है। हमें डिस्पैच भी यूज़ करना पड़ता है, यूज़ डिस्पैच यूज़ करना पड़ता है, डिस्पैच। और डिस्पैच इंपोर्ट करने के बाद हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, कॉस्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच का यूज़ करेंगे और डिस्पैच के अंदर हम इसको पास कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम हमारा टोकन नल कर देंगे लोकल स्टोरेज से भी और हमारे स्टेट में से भी, रिडक्स टूलकिट में से। जब टोकन नल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवाएंगे। कौन सा फंक्शन, हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवाएंगे। उस फंक्शन का नाम है फेच यूज़र डाटा इज इक्वल टू यूज़ फेच यूज़र डाटा। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम यूज़ ही फैक्ट यूज़ करते तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर ले नहीं सकते थे। वेरिएबल के अंदर लेने की नहीं सकते तो फिर हम क्या कर सकते थे, हम ये काम भी नहीं कर सकते थे कि हम इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करें। अगर हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते खाली यूज़ कॉल बैक की बजाय, तो हम क्या नहीं कर सकते थे, हम इसको वेरिएबल के अंदर नहीं ले सकते थे, और इसके अलावा हम इसको दोबारा से इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन चूँकि हमने यूज़ कॉल बैक यूज़ किया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इवेंट के होने के बाद हम इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करवा सकते हैं। और ये फंक्शन दोबारा क्या करेगा, इस फंक्शन दोबारा टोकन को लेगा। टोकन उसे मिलेगा ही नहीं तो क्या करेगा, यूजर डाटा नल आएगा, यूजर डाटा नल आएगा तो फिर लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद वो दोबारा से रजिस्टर और लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको नेविगेट करवा देंगे, कॉस्ट करवा देंगे, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट करवा देंगे, और यहाँ पे नेविगेट स्लैश लॉगिन करवा देंगे। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे इस बटन पे ऑन क्लिक, और इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो लॉग आउट का फंक्शनैलिटी काम करे। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप दोबारा से इसको करेंगे आपको समझ आ जाएगी। मेरा जो सोच है ना, तो मैं सोच रहा हूँ वो उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कोड में।
अगर आप भी सोच के कन्वर्ट कर सकते हैं कोड में तो आप कर सकते हैं। लॉगआउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा। अगर मैं दोबारा लॉगिन करूंगा, यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे ले जाएगा वेरीफाई ईमेल वाले पेज पे। ये मैंने लॉजिक लगाया हुआ, इसके लॉजिक को चेंज करूंगा फिलहाल में बाद में। देखिए फिलहाल हम जो है जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हम जाते हैं हमारे यहाँ। अगर मैं दोबारा लॉगआउट करूंगा तो क्या करेगा, दोबारा से लॉगआउट हो जाएगा। और लॉगआउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्रेश करके दोबारा से यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो काम हो रहा है। उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और लॉजिक इंप्लीमेंट करें, कुछ कंडीशंस लगाएंगे हमारे यूजर डाटा की।